हेलो गाइस। लेकर आ गए यार स्ट्राइवर ए टू जेड एस डी डी एस शीट का क्वेश्चन नंबर 18। देखो, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, पूरे यूट्यूब पे सबसे अच्छे तरीके से समझाया है। तुमने ये चीज नहीं करी होगी तो जाके अगर तुम डीएसए शीट फॉलो कर रहे हो, सर्विस बेस्ड या फिर प्रोडक्ट बेस्ड तुम्हें क्रैक करना है, तो ये मेरी प्लेलिस्ट डीएसए शीट की जरूर 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 फॉलो करना। और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना घुसे तो भाई कमेंट में जितनी गंदी गाली लिख सकते हो उतनी गंदी गाली लिख कर जाना। राइट। तो देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो, ऑलमोस्ट 9 इसमें थे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं स्टाइवर टू जेड डीएसओ शीट का। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन चेक मारते हैं। ये मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अब देखो, इसमें क्या कह रहा है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, द टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई एफ आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n and function fi is defined as the sum of all the divisors of I। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये बोल रहा है कि ये जो है समीशन का सिंबल है, और आई की वैल्यू देखो, तुमने मैथ में ये पढ़ा होगा, आई की वैल्यू जो है वो 1 to n जाएगी। ठीक है। एन क्या है? एन ये जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे, एन में 10 डाल रहे हो, 12 डाल रहे हो, 20 डाल रहे हो, राइट। जैसे ये मैटर करता है कि तुम 1 से 10 का डिविजर्स देख रहे हो, 1 से 20 का। तो इसमें बड़ी अच्छी क्लिक है। तुम ये समझना, तुम पहले F1 चेक करोगे क्योंकि यहाँ पे Fi का फंक्शन है, तो मतलब 1 के डिवीजर पहले चेक करोगे। 1 का डिवीजर क्या होता है? बस 1 होता है, तो 1 करोगे। फिर 2 चेक करोगे, तो 2 का डिवीजर क्या होता है? 1 और 2 दोनों होता है। फिर 3 का डिवीजर चेक करोगे, मतलब आई जाएगा तुम्हारा 1 to n। मतलब एक एक बार सबके डिवीजर चेक करेंगे। इसमें ये चीज हो रही है कि सपोज करो तुम्हारा अगर 1 का डिवीजर है, देखना बड़े ध्यान से देखना इसमें चीज, ये बहुत महीन चीजें हैं, कोई नहीं बताता है। इसमें 1 का डिवीजर अगर तुम्हारा 1 हो रहा है, ठीक है, और यहीं पे कर लेते हैं। 2 का जो तुम्हारा डिवीजर है, सॉरी, 2 का जो डिवीजर है वो तुम्हारा 1 और 2 दोनों हो रहा है, राइट। 1 और 2 दोनों हो रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा 3 का डिवीजर है, वो तुम्हारा क्या होता है? 3 का डिवीजर 1 और 3, ऑब्वियस है, 1 और 3, राइट। तो इसमें समेशन पता है क्या हो रहा है? ये हर एक फंक्शन का समेशन कर रहा है। हर एक फंक्शन जो रिजल्ट दे रहा है ना, एफ आई जो रिजल्ट दे रहा है, उस सबका समेशन हो रहा है। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, फिर 1 प्लस 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 1, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4। फिर यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? फिर 1 ऐड करेंगे और 3 ऐड। ऐसा नहीं है कि 1 हमने इधर डिवीजर में कैलकुलेट कर दिया तो फिर इधर नहीं। हर एक फंक्शन का एक अपना डिवीजर होगा जिसको हम कैलकुलेट करके समेशन करेंगे। ठीक है दोस्त। अब देखो, अब प्रॉब्लम को समझते हैं। ये चीज तो तुमने समझ ली। देखो, वही चीज ये एक्सप्लेन करा है इसने। F1 का ये चीज है तो फिर सम करेंगे, फिर F1 F2 पूरे का सम करेंगे तो ये तुम्हारा 15 आएगा। ये वही चीज एक्सप्लेन करी है। अब बड़े ध्यान से देखना, हम कांस्टेंट समझेंगे यहाँ पे। ये कई टीचर्स एक्सप्लेन नहीं करते हैं। देखो, कांस्टेंट ये क्या बोल रहा है कि जो n होगा ना, वो 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारा जो भी कंप्यूटर होता है ना, वो 1 सेकंड में हम क्या लेके चलते हैं? हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये लेके चलते हैं। हमारा कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बात को याद कर लो। और हमारे पे यहाँ कांस्टेंट क्या दिए हैं? जो n है वो 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक जा सकता है। और हमारा 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम ये स्टैंडर्ड लेके चलते हैं जिससे टाइम लिमिट नहीं लगती है और जिससे सारे टेस्ट केस ऑप्टिमल टाइम में पास हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो बिग O ऑफ n हो सकती है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। वो तुम्हारी बिग O ऑफ n होगी। बिग O ऑफ n क्यों होगी? क्योंकि अगर n की वैल्यू में हम 10 टू द पावर 5 पास करेंगे, ठीक है, तो 10 टू द पावर जो 5 है वो 10 टू द पावर 8 से छोटा है। अगर n की जगह पे इसने जितनी लिमिट दे दी है, अगर वो हम डाल दें, तो 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 8 से ऑब्वियस छोटा है। इज लेस देन 10 टू द पावर 8। ठीक है दोस्त, समझो बात को। अच्छा चलो, एक और कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। क्या बिग O ऑफ n स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं? बिग O ऑफ n स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। n स्क्वायर, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ n स्क्वायर
ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे तुम अगर 10⁵ रखोगे तो 10⁵ टू द पावर 2 क्या होगा, 10⁻10, 10⁻10 इज ग्रेटर देन 10⁸ तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, टाइम लिमिट एग्जिट हो जाएगी, सारे टेस्ट केसेस जो है हमारा कंपाइलर चेक नहीं कर पाएगा, तो इसमें टीएलई तुम्हारा थ्रो करेगा ये क्वेश्चन, राइट। अब देखो, अब एक और कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, चेक करते हैं एन लॉग एन क्या थ्रो करेगा, एन बिगो ऑफ एन लॉग एन, ये क्या थ्रो कर सकता है, एन की जगह पे 10⁵ रख के देखो, इक्वल 10⁵ इंटू इंटू लॉग 10⁵। अब इक्वल क्या हो सकता है, 10⁵ इंटू लॉग बेस 10 10⁵ की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, है ना। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ये लॉग है ना, ये हमेशा, ये जब डायरेक्टली हम इसको यूज करते हैं ना, डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये हमेशा लॉग बेस 2 रहता है। तो लॉग बेस 2 टू द 10⁵ की जो वैल्यू होती है वो 17 होती है। मतलब तुम कैलकुलेटर, अगर लॉग कैलकुलेट करना आता है तुम्हें, तो ये चीज कैलकुलेट करके तुम देख सकते हो, तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, 17 10⁻⁻ इंटू 17, ठीक है, इक्वल टू 17 इंटू 10⁵, ठीक है दोस्त। अब देखो, ये जो है, ये हमारा ऑब्वियस है, दिस इज स्मॉलर देन 10⁸, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन में हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखो भाई, ये चीजें कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पे, ये चीज छोटी छोटी लॉजिक जो कांस्टेंट प्रॉब्लम में लीड कोड जीएफजी पे जो मेंशन किए होते हैं, उससे कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे वो कर सकते हैं, कब पता कर सकते हैं ये ऑप्टिमल केस है, कब पता कर सकते हैं कि हमारी टीएलई आएगी, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कोडर भाई को फॉलो करो। तो देखो, ये तुम बड़े ध्यान से देख रहे होगे कि ये हम, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, एन लॉग एन, इसको भी यूज कर सकते हैं और बिगो ऑफ एन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिगो ऑफ एन स्क्वायर नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 10⁸ ऑपरेशन से बड़ा हो जाएगा, एन स्क्वायर की 10⁵ पे स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻10, जो कि इससे बड़ा है, समझा। चलो, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो, देखते हैं, अब रियल प्रॉब्लम पे आते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। हम सबसे पहले अप्रोच लगाते हैं, देखो पार्ट 1 में क्या है, मैं पार्ट 1 में ब्रूट फोर्स डिस्कस करूंगा, पार्ट 2 में और ऑप्टिमाइज करेंगे, पार्ट 3 में सबसे ऑप्टिमल है। अगर तुमको सबसे ऑप्टिमल केस देखना है तो तुम पार्ट 3 वाली वीडियो जाकर देखो, लेकिन तुमको स्टार्टिंग से लॉजिक बिल्ड करना है कि तुम प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हैं, प्रॉब्लम में लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को, राइट। तो हमेशा ब्रूट फोर्स से तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, टाइम लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अधिक आ रहा है, उस वो मैटर नहीं करता है, हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, राइट। कि प्रॉब्लम डीएसए में ये मेन चीज ये होती है, लॉजिक बिल्डिंग। अब ये तुम्हें आ गई तो तुम कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चलो, अब देखो लॉजिक लगाते हैं। देखो, इसने बोला है कि हमको हर एक नंबर का डिवीजर निकालना है, तो हम मोटा मोटा ये सोच सकते हैं, हम एक लूप लगा देंगे, ठीक है, लूप लगा देंगे, और लूप का स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे लूप, और जितने नंबर है ना एन तक, तो एक एक नंबर का डिवीजन निकालते जाएंगे। मतलब हम एक आउटर लूप लगाएंगे जो कि 1 से चल रहा होगा, पहले 1 लेगा, और फिर 1 का क्या करेगा, 1 का 1 अंदर वाला लूप क्या करेगा, 1 से लेके एन तक टोटल डिवीजर्स चेक करेगा। समझो बात को, मतलब ये हम सबसे सिंपलेस्ट वे में इसको सोच सकते हैं। तो हम इसे, चलो इसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट कर देंगे। लूप क्रिएट करने में हम फॉर लूप यूज करेंगे, राइट। फॉर लूप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कहां से कहां तक लूप ट्रैवर्स करनी है, हमें ऑलरेडी पता है कि 1 से लेकर एन। अगर हमें कंडीशन पता होती, नंबर ऑफ इटरेशन कितने नहीं पता होते, तो हम वाइल लूप यूज करते। ये चीज तुम्हें भाई मैं इसीलिए बोलता हूँ, पिछली सारी वीडियोस देख कर आओ, जो ये शीट में प्रॉब्लम्स है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, स्ट्राइवर भाई ने बहुत अच्छे से सिक्वेंस करे हैं, और मैंने इनिशियल से जीरो से स्टार्ट किए, सारी एक चीज बताई है, लूप क्या, क्यों ऐसे लूप लिख रहे हैं, वेरिएबल क्यों आउटर में लिख रहे हैं, अंदर क्यों, ग्लोबल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, लोकल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छे से समझाया। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते बिना बकवास किए। यहाँ पे हम एक लूप ले लेंगे, इंट जो है, इंट क्या है,
नंबर होगा, क्योंकि हम पहले एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा वो नंबर, और कहाँ तक जाएगा, नम जो है हमारा एकदम एन तक चेक करेगा, क्योंकि एन तक के डिविजर्स निकालने हैं हमको। ये एन स्मॉल में आर्गुमेंट में ये स्मॉल एन गिवन है, यहाँ पे देखो यही एन है जो हमको आर्गुमेंट में मिलेगा, तो वहीं तक चेक करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, नम को एक एक इंक्रीज करते जाएंगे, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे चेक करेगा, 3 से 4 पे चेक करेगा, एक एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से तो तुमने नंबर पकड़ लिया, समझो बात को, यहां से तो तुमने नंबर पकड़ लिया। अब नंबर पकड़ने के बाद क्या, अब उसके डिविजर्स पकड़ोगे, डिविजर्स भी कैसे चेक करोगे, डिविजर्स भी 1 से चेक करोगे। हालांकि हम ये एक चीज कर सकते हैं, देखो हम जैसे उसको पीछे से ट्रैवर्स करें, बट हम सबसे सिंपलेस्ट वे में चलते हैं कि हम जो नंबर है, मान लो 1 है ना, तो 1 से लेके क्या करेंगे, हम n तक ट्रैवर्स करेंगे। n तक ट्रैवर्स क्यों करेंगे, सॉरी n बोल रहा हूं मैं, n n बोल रहा हूं मैं, नम तक ट्रैवर्स करेंगे। देखो नम तक ट्रैवर्स क्यों करेंगे, देखो नम तक ट्रैवर्स इसलिए कर सकते हैं ना, तुम बड़े प्यार से समझना, हम नम तक ही क्यों जाएंगे, हम मान लो हमने 1 से स्टार्ट किया, पहला एग्जांपल लिया हमने, 1 का डिवीजन निकालना स्टार्ट किया, तो हम 1 तक ही जाकर क्यों ट्रैवर्स करके स्टॉप हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे 3 का, देखो 3 के जो डिविजर्स होंगे ना, 3 का डिविजर्स क्या होता है, 1 होता है और 3 होता है, तो कोई नंबर का भी जो डिविजर होता है ना, वो उस नंबर से ग्रेटर नहीं होता है मेरे भाई। समझो बात को, पहले अगर हम चलो यहाँ पे हम नम की जगह एन भी लिखते हैं ना, सपोज करो हम एन लिखते हैं, तो ये क्या था, ये हमारा वेस्ट ऑफ ट्रैवर्स था, मतलब कंपाइलर पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, हमको क्या जरूरत है लास्ट तक चेक करने की, जैसे मान लो 100 नंबर दिया है और हमको 5 का डिविजर चेक करना है। ठीक है, तो हमको क्या जरूरत है, 6 7 8 9 10 से लेके 100 तक चेक करने की, हमको पता है जो नंबर 5 को डिवाइड करेगा वो नंबर हमेशा स्मॉलर देन 5 होगा। समझ रहे हो ना, डिविजर्स है, डिविजर्स, समझो बात को। तो 3 का डिवीजर जैसे 1 और 3 होता है, 10 का डिवीजर का क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 तो नहीं होगा ना, 12 तो नहीं होगा ना, 14 तो नहीं होगा ना। समझो, इसीलिए हम डिविजर पे पहले 1 की वैल्यू डालेंगे, क्योंकि 1 से हमेशा डिविजर चेक करना स्टार्ट करते हैं, और हम नम तक आके रुक जाएंगे। अब देखो इस लूप में, ये लूप हमारा क्या करेगा, ये लूप पहला वाला लूप था कि कौन सा नंबर है, नंबर डिसाइड करने के लिए कौन सा नंबर है, और दूसरा वाला लूप क्या करेगा, डिविजर्स निकालने के लिए होगा, कि इस नम ये कौन सा नंबर है, और ये वाला लूप काम करेगा इस नंबर के डिविजर्स कौन कौन से हैं, वो हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे। तो डिवीजन निकालने के कंडीशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में, भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, पिछले वीडियो इतने अच्छे से समझाई, ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा अगर तुम्हें बेसिक नहीं आता है। किसी भी नंबर के कैसे पता करते हैं डिविजर कैसे हैं, जो वो नंबर है, राइट, जो वो नंबर है उसको मॉडुलो ऑपरेटर लगाकर देखो, डिवीजर 1 से स्टार्ट होगा और डिवीजर एन तक जाएगा, तो यहाँ पे एक एक नंबर चेक करेगा, क्योंकि डिवीजर की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है। देखना डिवीजर प्लस प्लस हो रहा है, तो एक एक नंबर 1 से स्टार्ट होगा और चेक करेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, मॉडुलो ऑपरेटर लगाने पे 0 आ जाए, मतलब वो उसका डिवीजर होगा। समझो दोस्त, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो सम हमारा नाम का एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया, मैं बताऊंगा उसको कहाँ डिक्लेयर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि हमको डिवीजर, सम प्लस डिवीजर कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिवीजर का एडिशन चाहिए। देखो यहाँ पे 1 का डिवीजर 1 है, तो यहाँ 1 ऐड किया है, फिर 1 का 2 का डिवीजर 1 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 मतलब डिवीजर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, तो हम सम में जो सम वेरिएबल है उसमें हम डिविजर्स ही ऐड करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे अभी सम डिक्लेयर नहीं किया है, तो सबसे मेजर क्वेश्चन हिट करता है ना, कि यार हम सम डिक्लेयर कहाँ करेंगे, क्या हम यहां डिक्लेयर करें या हम यहां डिक्लेयर करें। देखो हम, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कोई भी चीज तुम्हें लूप के अंदर एक्युमुलेट करनी है, कोई भी वेरिएबल में सम एक्युमुलेट करना है, मल्टीपल एक्युमुलेट करना है, तो हमेशा लूप के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो लूप के साथ ऐसे चेंज नहीं होते, लूप के बाद हर फिर से वेरिएबल रिन्यू नहीं होते जाता है। सम जैसे यहाँ पे डिव है ना, यहाँ पे डिव वो है, हर एक लूप के साथ डिव चेंज होते रहता है, लेकिन अगर हम डिव को अभी ग्लोबली डिक्लेयर कर दो ना, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम क्या इस लूप के बाहर सम लिख सकते हैं, इंट डिक्लेयर नहीं किया ना मैंने, इंट सम इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां जैसे तुमने यहां डिक्लेयर किया ना इस लूप के बाहर, तुमने सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी। क्यों,
समझना क्यों। यहाँ पे अभी यहाँ पे आउटर लूप है ना, आउटर लूप के अंदर इनर लूप है, तो यहाँ पे इस प्रेजेंट ऑफ टाइम पे एंड नम की वैल्यू 1 है। फिर 1 पे ये क्या चेक करेगा, 1 पे डिविजर की वैल्यू 1 रखेगा और डिविजर कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, अंदर वाली लूप चलाएगा, मतलब डिविजन, सर चलो यहाँ पे 3 रख के देते हैं, यहाँ नम की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 3 है, तो ये क्या करेगा, पहले डिव की वैल्यू 1 रखेगा, मतलब 3 का डिविजर 1 से चेक करेगा 3 तक। तो यहाँ पे अगर चेक करेगा कि आप 1 डिव 0 0 आ रहा है, मतलब 3 मॉडुलो ऑपरेटर 1 इक्वल इक्वल टू 0 है, ऑफ कोर्स 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, तो सम में 1 स्टोर कर दिया। अभी इनर लूप खत्म नहीं हुआ है, अभी इनर लूप चल रहा है, फिर चेक करेगा क्या, ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर डिव की वैल्यू एक बढ़ाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या 3 जो है वो 2 से डिविजिबल है, नहीं 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये काम यहाँ पे नहीं करेगा, सम नहीं करेगा। फिर यहाँ डिव एक वैल्यू बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा क्या 3 जो है वो नम की बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, हाँ जो 3 है वो नम के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे नम की वैल्यू हमने 3 दे रखी थी। तो फिर क्या करेगा ये चेक करेगा कि 3 इजिली डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ चेक क्या करेगा, सम में ऑलरेडी 1 स्टोर्ड है, हमने 1 ऑलरेडी स्टोर किया हुआ था, अब ये फिर 3 स्टोर कर देगा, तो फिर ये फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है, सम में 4 स्टोर हो गया। लेकिन 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 जैसे ये दोस्त ये लूप एंड हुई ना, समझो बात को, ये लूप एंड हुई, तो मतलब फिर ये इस लूप के अंदर ये लूप एंड हो गया, फिर इसका मतलब इस लूप का काम हो गया। अब ये क्या करेगा, ये अपना वैल्यू 3 से क्या करेगा, एम एन नम प्लस प्लस करेगा, अंदर का काम हो गया। जब अंदर का काम हो जाता है, जैसे ये इनर वाले लूप का अंदर का काम हो जा रहा था, तो ये वाली लूप अपडेट हो रही थी। अब आउटर लूप का अंदर का काम हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नम की वैल्यू अपडेट करेगा। अब ये 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना, जैसे ये 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे सम फिर से अपडेट होके 0 हो जाएगा, मतलब पुरानी वाली जो हमने 4 वैल्यू दे रखी थी वो तो लॉस्ट हो गई मेरे भाई, समझा। यहाँ पे सम क्या हो गया, फिर से अपडेट होकर 0 हो गया, फिर इनिशियल 4 के लिए सम 0 हो जाएगा, फिर 4 के लिए सम कैलकुलेट होगा, फिर ये जैसे लूप अपडेट होगी ना फिर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये गलती ना हो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, सबसे आउटर मोस्ट में हमको अक्युमुलेट करनी है वैल्यू, दोनों लूप के प्रिंसिपल लगा के, तो हम सबसे आउटर लूप में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये अपनी बात ध्यान में घुसा लेना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई, हमने ये डिक्लेयर कर दिया सम। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमको यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, मतलब लॉन्ग मतलब इंट से ज्यादा वैल्यू आ सकती है स्टोर है, मतलब हमको फंक्शन में दे रखा है कि हमको रिजल्टेंट जो होगा ना वो लॉन्ग आ सकती है। तो हम जो यहाँ पे रिटर्न करेंगे ना फंक्शन को, हमको सम ही रिटर्न करना है, तो हम इंट के जगह लॉन्ग लगा देंगे, ताकि बाद में वो दिक्कत ना करे कि भाई हमने तो बोला था तुमको लॉन्ग रिटर्न करना है, तुमने इंट रिटर्न किया है मेरे को, ठीक है। अब जैसे ये चीजें हो जाएंगी ना, देखो एक ब्रैकेट है, ये एक लूप है, ये 2 ब्रैकेट है, ये दूसरा लूप है, मतलब 2 ब्रैकेट के बाहर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये लूप हमारा सम कैलकुलेट करके अपना काम कर चुका होगा, रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है। अब देखना टेस्ट केस तो पास हो जाएंगे, कंपाइल एंड रन करें। देखो टेस्ट केस तो पास हो गया, लेकिन जब सबमिट करूंगा ना तो कंपाइलर सारे टेस्ट केस चेक करेंगे, टाइम लिमिट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने एन स्क्वायर कभी भी 2 लूप में, देखो टेस्ट केस अभी प्रोसेस करेगा, अरे भाई ये तो सारे टेस्ट केस पास हो गए, कोई नहीं। देखो दोस्त, बेसिकली इसमें क्या है ना कि हमने थ्योरेटिकली तुमको समझा दिया क्यों एन स्क्वायर एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे बेसिकली 2 नेस्टेड लूप हैं, तो एन स्क्वायर होगा, बट ये एक्सेप्ट हो रहा है। देखो मैं इसका रीजन बताता हूँ, ये जीएफजी प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली इसमें जनरली हम ये मानते हैं ना, जो अप्रोच टीएलई दे सकती है, लेकिन जो सॉल्यूशन जीएफजी ने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसका रीजन ये हो सकता है कि जो टेस्ट केसेस इसमें दे रखे हैं 1120 टेस्ट केसेस दे रहे हैं। देखो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन तुम कांस्टेंट देख के हमेशा इंटरव्यू वगैरह में हमेशा ऑप्टिमल ट्राई करना लिखने को, ये इंप्रेशन जमाती है अच्छी। मतलब क्या हो सकता है, टेस्ट केस मैक्सिमम कांस्टेंट वाला ना हो, क्योंकि 10⁵ कांस्टेंट इसने चेक नहीं किए हैं, समझ रहा, वो वर्स्ट केस के लिए होता है, वर्स्ट केस तुमने पढ़ा होगा। या फिर मेरी जो ये मशीन है, ये जो मेरी मशीन है लैपटॉप है, वो फास्ट हो, या हिडन टेस्ट केसेस जो इसके हो सकते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है, वो स्ट्रिक्ट ना हो उतने, क्योंकि इसने बस इस बेसिस पे चेक किया है। या फिर
बहुत सी रीजंस हो सकते हैं, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और तुम उस चीज को समझ सकते हो, लेकिन तुम हमेशा कांस्टेंट देख के ऑप्टिमेलिटी की तरफ ही जाना, फॉर द इंटरव्यू पर्पस, फॉर किसी के भी पर्पस, या फिर तुम प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हो तो हमें ऐसा थोड़ी है कि केवल वन से इतना ही चेक करेंगे या उतना ही चेक करेंगे, समझ रहे हो ना। तो चलो हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं कि इससे और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कोड को, फिर पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं सबसे ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, तब तक के लिए फिर तुम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो। ओके, देखो नम तक ट्रैवर्स इसलिए कर सकते हैं ना, तुम बड़े प्यार से समझना, हम नम तक ही क्यों जाएंगे। हम मान लो हमने वन से स्टार्ट किया, पहला एग्जांपल लिया हमने, वन का डिवीजन निकालना स्टार्ट किया, तो हम वन तक ही जाकर क्यों ट्रैवर्स करके स्टॉप हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे थ्री का। देखो थ्री के जो डिविजर्स होंगे ना, थ्री का डिविजर्स क्या होता है, वन होता है और थ्री होता है। तो कोई नंबर का भी जो डिविजर होता है ना, वो उस नंबर से ग्रेटर नहीं होता है मेरे भाई। समझो बात को पहले, अगर हम चलो यहाँ पे हम नम की जगह एन भी लिखते हैं ना, सपोज करो हम एन लिखते हैं, तो ये क्या था, ये हमारा वेस्ट ऑफ ट्रैवर्स था। मतलब कंपाइलर पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, हमको क्या जरूरत है लास्ट तक चेक करने की। जैसे मान लो 100 नंबर दिया है और हमको 5 का डिविजर चेक करना है, ठीक है, तो हमको क्या जरूरत है 6 7 8 9 10 से लेके 100 तक चेक करने की। हमको पता है जो नंबर 5 को डिवाइड करेगा वो नंबर हमेशा स्मॉलर देन 5 होगा। समझ रहे हो ना, डिविजर्स है, डिविजर्स। समझो बात को, तो थ्री का डिवीजर जैसे वन और थ्री होता है, 10 का डिवीजर का क्या क्या हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 तो नहीं होगा ना, 12 तो नहीं होगा ना, 14 तो नहीं होगा ना। समझो, इसीलिए हम डिविजर पे पहले वन की वैल्यू डालेंगे, क्योंकि वन से हमेशा डिविजर चेक करना स्टार्ट करते हैं और हम नम तक आके रुक जाएंगे। अब देखो इस लूप में, ये लूप हमारा क्या करेगा, ये लूप पहला वाला लूप था कि कौन सा नंबर है, नंबर डिसाइड करने के लिए कौन सा नंबर है। और दूसरा वाला लूप क्या करेगा, डिविजर्स निकालने के लिए होगा कि ये कौन सा नंबर है, और ये वाला लूप काम करेगा इस नंबर के डिविजर्स कौन कौन से हैं, वो हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे। तो डिवीजन निकालने की कंडीशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में, भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, पिछले वीडियो इतने अच्छे से समझाई, ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा अगर तुम्हें बेसिक नहीं आता है। किसी भी नंबर के कैसे पता करते हैं डिविजर कैसे हैं, जो वो नंबर है, राइट, जो वो नंबर है उसको मॉडुलो ऑपरेटर लगाकर देखो, डिवीजर वन से स्टार्ट होगा और डिवीजर एन तक जाएगा, तो यहाँ पे एक एक नंबर चेक करेगा क्योंकि डिवीजर की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है। देखना डिवीजर प्लस प्लस हो रहा है, तो एक एक नंबर वन से स्टार्ट होगा और चेक करेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, मॉडुलो ऑपरेटर लगाने पे जीरो आ जाए, मतलब वो उसका डिवीजर होगा। समझो दोस्त, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो सम हमारा नाम का एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया, मैं बताऊंगा उसको कहाँ डिक्लेयर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि हमको डिवीजर, सम प्लस डिवीजर कर रहे हैं क्योंकि हमको डिवीजर का एडिशन चाहिए। देखो यहाँ पे वन का डिवीजर वन है तो यहाँ वन ऐड किया है, फिर वन का टू का डिवीजर वन टू है तो यहाँ पे वन और टू, मतलब डिवीजर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, तो हम सम में जो सम वेरिएबल है उसमें हम डिवीजर्स ही ऐड करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे अभी सम डिक्लेयर नहीं किया है, तो सबसे मेजर क्वेश्चन हिट करता है ना कि यार हम सम डिक्लेयर कहाँ करेंगे, क्या हम यहां डिक्लेयर करें या हम यहां डिक्लेयर करें। देखो हम, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कोई भी चीज तुम्हें लूप के अंदर एक्युमुलेट करनी है, कोई भी वेरिएबल में सम एक्युमुलेट करना है, मल्टीपल एक्युमुलेट करना है, तो हमेशा लूप के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो लूप के साथ ऐसे चेंज नहीं होते, लूप के बाद हर फिर से वेरिएबल रिन्यू नहीं होते जाता है। सम जैसे यहाँ पे डिव है ना, यहाँ पे डिव वो है, हर एक लूप के साथ डिव चेंज होते रहता है, लेकिन अगर हम डिव को अभी ग्लोबली डिक्लेयर कर दो ना तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम क्या इस लूप के बाहर सम लिख सकते हैं, इंट डिक्लेयर नहीं किया ना मैंने, इंट सम इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां जैसे तुमने यहां डिक्लेयर किया ना इस लूप के बाहर, तुमने सबसे बड़ी ब्लंडर में मिस्टेक कर दी। क्यों, समझना क्यों। यहाँ पे अभी सम, अभी यहाँ पे आउटर लूप है ना, आउटर लूप के अंदर इनर लूप है, तो यहाँ पे इस प्रेजेंट ऑफ टाइम पे एंड नम की वैल्यू वन है, फिर वन पे ये क्या चेक करेगा, वन पे डिविजर की वैल्यू वन रखेगा और डिविजर कहां तक जाएगा, वन तक जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, अंदर वाली लूप चलाएगा, मतलब डिविजन, सर चलो यहाँ पे थ्री रख के देते हैं, यहाँ नम की वैल्यू थ्री है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो थ्री है, तो ये क्या करेगा, पहले डिव की वैल्यू वन रखेगा, मतलब थ्री का डिवीजर वन से चेक करेगा थ्री तक। तो यहाँ पे अगर चेक करेगा कि आप वन डिव जीरो जीरो आ रहा है, मतलब थ्री
मॉडुलो ऑपरेटर 1 इक्वल इक्वल टू 0 है, ऑफ कोर्स 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, तो सम में 1 स्टोर कर दिया। अभी इनर लूप खत्म नहीं हुआ है, अभी इनर लूप चल रहा है, फिर चेक करेगा क्या, ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर div की वैल्यू एक बढ़ाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या 3 जो है वो 2 से डिविजिबल है, नहीं 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये काम यहाँ पे नहीं करेगा, सम नहीं करेगा, फिर यहाँ div एक वैल्यू बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा क्या 3 जो है वो नम की बड़ा है छोटा है या इक्वल है, हाँ जो 3 है वो नम के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे नम की वैल्यू हमने 3 दे रखी थी। तो फिर क्या करेगा ये चेक करेगा कि 3 इजिली डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ चेक क्या करेगा, सम में ऑलरेडी 1 स्टोर्ड है, हमने 1 ऑलरेडी स्टोर किया हुआ था, अब ये फिर 3 स्टोर कर देगा, तो फिर ये फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है, सम में 4 स्टोर हो गया। लेकिन 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 जैसे ये दोस्त ये लूप एंड हुई ना, समझो बात को, ये लूप एंड हुई, तो मतलब फिर ये इस लूप के अंदर ये लूप एंड हो गया, फिर इसका मतलब इस लूप का काम हो गया। अब ये क्या करेगा, ये अपना वैल्यू 3 से क्या करेगा, एम एन नम प्लस प्लस करेगा, अंदर का काम हो गया, जब अंदर का काम हो जाता है, जैसे ये इनर वाले लूप का अंदर का काम हो जा रहा था, तो ये वाली लूप अपडेट हो रही थी, अब आउटर लूप का अंदर का काम हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नम की वैल्यू अपडेट करेगा, अब ये 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना, जैसे ये 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे सम फिर से अपडेट होके 0 हो जाएगा, मतलब पुरानी वाली जो हमने 4 वैल्यू दे रखी थी वो तो लॉस्ट हो गई मेरे भाई, समझा। यहाँ पे सम क्या हो गया, फिर से अपडेट होकर 0 हो गया, फिर इनिशियल 4 के लिए सम 0 हो जाएगा, फिर 4 के लिए सम कैलकुलेट होगा, फिर ये जैसे लूप अपडेट होगी ना फिर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये चीज ये गलती ना हो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, सबसे आउटर मोस्ट में हमको अक्युमुलेट करनी है वैल्यू, दोनों लूप के प्रिंसिपल लगा के, तो हम सबसे आउटर लूप में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये अपनी बात ध्यान में घुसा लेना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई, हमने ये डिक्लेयर कर दिया सम। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमको यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, मतलब लॉन्ग मतलब इंट से ज्यादा वैल्यू आ सकती है स्टोर है, मतलब हमको फंक्शन में दे रखा है कि हमको रिजल्टेंट जो होगा ना वो लॉन्ग आ सकती है, तो हम जो यहाँ पे रिटर्न करेंगे ना फंक्शन को, हमको सम ही रिटर्न करना है, तो हम इंट के जगह लॉन्ग लगा देंगे, ताकि बाद में वो दिक्कत ना करे कि भाई हमने तो बोला था तुमको लॉन्ग रिटर्न करना है, तुमने इंट रिटर्न किया है मेरे को, ठीक है। अब जैसे ये चीजें हो जाएंगी ना, देखो एक ब्रैकेट है, ये एक लूप है, ये 2 ब्रैकेट है, ये दूसरा लूप है, मतलब 2 ब्रैकेट के बाहर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये लूप हमारा सम कैलकुलेट करके अपना काम कर चुका होगा, रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है। अब देखना टेस्ट केस तो पास हो जाएंगे, कंपाइल एंड रन करें, देखो टेस्ट केस तो पास हो गया, लेकिन जब सबमिट करूंगा ना तो कंपाइलर सारे टेस्ट केस चेक करेगा ना, टाइम लिमिट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने एन स्क्वायर कभी भी 2 लूप में, देखो टेस्ट केस अभी प्रोसेस करेगा, अरे भाई ये तो सारे टेस्ट केस पास हो गए, कोई नहीं। देखो दोस्त, बेसिकली इसमें क्या है ना कि हमने थ्योरेटिकली तुमको समझा दिया क्यों एन स्क्वायर एक्सेप्ट नहीं करता, यहाँ पे बेसिकली 2 नेस्टेड लूप हैं तो एन स्क्वायर होगा, बट ये एक्सेप्ट हो रहा है। देखो मैं इसका रीजन बताता हूँ, ये जीएफजी प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली इसमें जनरली हम ये मानते हैं ना, जो अप्रोच टीएलई दे सकती है, लेकिन जो सॉल्यूशन जीएफजी ने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसका रीजन ये हो सकता है कि जो टेस्ट केसेस इसमें दे रखे हैं 1120 टेस्ट केसेस दे रहे हैं, देखो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन तुम कांस्टेंट देख के हमेशा इंटरव्यू वगैरह में हमेशा ऑप्टिमल ट्राई करना लिखने को, ये इंप्रेशन जमाती है अच्छी। मतलब क्या हो सकता है, टेस्ट केस मैक्सिमम कांस्टेंट वाला ना हो, क्योंकि 10⁵ कांस्टेंट इसने चेक नहीं किए हैं, समझ रहा, वो वर्स्ट केस के लिए होता है, वर्स्ट केस तुमने पढ़ा होगा। या फिर मेरी जो ये मशीन है, ये जो मेरी मशीन है लैपटॉप है, वो फास्ट हो, या हिडन टेस्ट केसेस जो इसके हो सकते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है, वो स्ट्रिक्ट ना हो उतने, क्योंकि इसने बस इस बेसिस पे चेक किया है, या फिर बहुत सी रीजंस हो सकते हैं, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और तुम उस चीज को समझ सकते हो, लेकिन तुम हमेशा कांस्टेंट देख के ऑप्टिमेलिटी की तरफ ही जाना, फॉर इंटरव्यू पर्पस, फॉर किसी के भी पर्पस, या फिर तुम प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हो, तो हमें ऐसा थोड़ी है कि केवल 1 से इतना ही चेक करेंगे या उतना ही चेक करेंगे, समझ रहे हो ना। तो चलो हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं कि इससे और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कोड को, फिर पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं सबसे ऑप्टिमाइज कोड, ठीक है। तब तक के लिए फिर तुम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो, ओके।